इंतज़ार उस शख्सियत का है जिसे सुनने के लिए हम सब यहाँ पे बहुत बेताब हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों के दरमियान न रुकते हुए हमारे अजीज़ डॉक्टर टी इनामदार साहब, आज के मजलिस के सदर, इब्तिदाई मजलिस के सदर, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। इसके बाद एक ब्रेक होगा नमाज और लंच के लिए, और इसके बाद अपने जो रेगुलर सेशंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ वक्त का ध्यान रखिए, बस। शुक्रिया। महाराष्ट्र माइनॉरिटीज एनजीओ फोरम, इनके जरिए आज जो यहाँ पे प्रोग्राम दिया जा रहा है, अभी उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे निसार अहमद साहब, उनको अभी आपने सुना। इस प्रोग्राम के जो एक कन्वेनर हैं राकेश शिकरकर साहब, पटेकरी साहब, जिनके अब्बाजान मेरे कैंपस में सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, मेरे छोटे भाई अली इनामदार साहब, और बहुत से बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बीजापुर वाला रहने की वजह से मुल्ला साहब का नाम लेना जरूरी है, नहीं तो वहाँ जाने के बाद में अलग अलग दुआएं पड़ी जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे की जो बात यहाँ पे हुई है, जो निसार साहब ने आपके सामने रखी है, उसका निचोड़ छोटा है। बातों वाली, दुआएं वाली इस्लाम की हमको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। अमल वाले इस्लाम की जरूरत है, सिंपल। और हमारे कैंपस का एक टाइटल की बात है। मैं यहाँ सबको एक ही बात करता हूँ, बातों वाली इस्लाम की एक अलग मामला है, लेकिन अमल वाले इस्लाम के ऊपर आप करके बताओ। छोटे छोटे इतने बड़े बात आपने की है, और इतने बड़े पैमाने पे आपने अमल करने के लिए जो सारा डिटेल जमा किए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी एक फर्द ने इतनी डिटेल को जमा किया। और एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद इसमें हंसने की जैसे क्या, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने पुलिस ऑफिसरों को सिर्फ उसी ढंग में देखा है, ऐसे ढंग वाले है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, और वो भी जागते हुए। आमतौर पे पिन ड्रॉप साइलेंस कब होता है मालूम है ना? ये भाषण खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इसके वजह से आराम करते हुए लोगों के वक्त में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि वक्त होने के बावजूद आपने वो काम किया है, सबको हिला दिया है और मजबूर कर दिया है एक बहुत जबरदस्त अमल वाले इस्लाम के तरफ कदम बढ़ाने के लिए। हमने भी बहुत भाषण सुने हैं और किए हैं, मैं नहीं बोलूंगा। 2 तरीके के भाषण होते हैं। एक, भाषण क्यों खत्म हुआ और में होना चाहिए था, और दूसरा भाषण होता है क्यों खत्म नहीं हो रहा, आपका पहले नंबर का भाषण। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कैंपस में जिस तरीके का समाज की तरफ देखने का अंदाज और उसको आगे बढ़ाने के लिए जाने वाली कोशिश, इसके कन्फर्मिटी के अंदर आपने आज बात की। और आपने एक बात जो कहनी चाहिए थी वो नहीं की है, और मैं कहूंगा वो बात सिंपल है। अल्लाह आपको क्या कहता है
ऐ बंदे तू मेरे तरफ एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं तो कर ही रहा था, आपने और उसको जरा स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्या है बात? अल्लाह से बिजनेस करो, अल्लाह से बिजनेस करो। और अल्लाह से बिजनेस करने का सिंपल मामला है, गरीब जरूरतमंदों के तरफ तो एक कदम आगे बढ़ा, अल्लाह प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। मुस्लिमों का जरा प्रॉब्लम अलग है। ऐ अल्लाह, मुस्लिमों का कहना है, हाँ मुस्लिमों का, ऐ अल्लाह तू पहले 10 कदम आगे बढ़ा, मैं जरा वेरीफाई करके फिर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सोच आपने आज बदलने को लोगों को मजबूर कर दिया है। और ये कौन है? समाज के साथ में काम करने के लिए जुड़े हुए लोग हैं, और उनको इस तरीके की बात आपने जो बताई है, मुझे गारंटी है आप जो काम कर रहे हैं सब मिलके, उसको आपने आज जबरदस्त ट्रिगर कर दिया है। ये सबके दिलों में एक बात जाग गई है कि नहीं, कि अभी तक जो कुछ भी काम किया जा रहा था हमको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अभी हमने ये सुनने के बाद में हमको इनको सबको पता चला, मुझे छोड़ गया सबको ये बात का पता चला अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करना है। और आप यकीन मानिए पैसे की कमी नहीं है, सब छूट है, पैसे की कमी नहीं है, सच्चे और अच्छे इंसानों की कमी है। आज हमारे हालात ये हैं, 22 करोड़ के पुस्तक भी आपने नंबर बताया, 100-200 ऑनेस्ट लोग मिले तो भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उनको ढूंढने में 22 करोड़ लोग पैसे लेके पीठ लगे हुए हैं। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, पैसा है, देने का इरादा है, ऑनेस्ट लोगों की कमी हो रही है मुस्लिमों के अंदर, हमको वहां पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और ये इंप्रूवमेंट करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है सभी तरीके का। अंगूठे बहादुर भी क्या काम कर सकते हैं, इसलिए कि पीएचडी वाले भी क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीजों का आपने यहाँ पे बयान किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको पीएचडी छोड़ना है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत मीटिंग अटेंड की है, बहुत मीटिंगों को मैंने एडजस्ट भी किया है, लेकिन अपने जज्बात को हिला के रख देने वाली जो कुछ बात हुई है, मुझे लगता है आज की बात है। और इनको आपने यहाँ पे बुलाया है, उनको तकलीफ भी रहेगी, लेकिन सब लोगों को खुशी हुई कि आप जैसे लोग आज पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद समाज की बात करने वाले हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और 2-4 लफ्ज थोड़ा मैंने ज्यादा अगर इनके साथ इनके बारे में बोले रहेंगे तो उसकी वजह मैं भी कर्नाटक वाला हूँ, थोड़ा तमतम मंदिर रहने की वजह से थोड़ा ज्यादा बोल लिया हमने, लेकिन आप सब उस बात को यकीन करेंगे कि ये ज्यादा नहीं बोले, आपने करेक्ट बोला हुआ है और ये करेक्ट बात है। इसके लिए जज्बात के साथ आप तक ये पहुंच गई है। 50% तो आप कामयाब हो गए, क्योंकि अभी ज्यादा आपके वर्कर्स को बोलने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ रिपोर्ट आते रहेंगे कहाँ पे हमने क्या क्या काम किया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये रिपोर्ट आएगी। और यही मुझे लगता है कि लीडरों का काम है कि आपके पास अल्लाह ने अगर कुछ दिया है तो उसका सही इस्तेमाल हो, दिमाग भी दिया है तो उसका भी सही इस्तेमाल हो, पैसा भी दिया है तो उसका भी सही इस्तेमाल हो, वक्त भी दिया है तो उसका भी सही इस्तेमाल हो। और वो काम मुझे लगता है कि आज के बाद यहाँ पे जो लोगों ने भी उसको अटेंड किया है वो खुद तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सब लोग अभी एडवाइस करने की जगह अमल करने के ऊपर काम करेंगे।
ये अगर तरीक़ेकार इख्तियार करना है तो एक और भी तरीक़ेकार है। गरीब लोगों को खाना देना है, साथ साथ में आप और हम एक काम करें, उस घर की एक तो भी बच्चे को पढ़ाएं, एक तो भी बच्चे को पढ़ाएं। गोद लेना है तो गोद लें, या जो भी तरीके से अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उसको करें। तो उससे क्या हो जाएगा, उस घर में उम्मीद जग जाएगी। मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मुस्लिम गरीब घरों के अंदर उम्मीद कैसी जगाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दादा जान रो रहे हैं, नाना जान रो रहे हैं, अब्बा जान रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, सब रो ही रहे हैं, तो कौन सी उम्मीद जगने वाली है। तो मैंने बहुत सोचने के बाद में, बहुत रिसर्च करने के बाद में मेरे सामने एक बात आई कि कंप्यूटर और थोड़ा स्पोकन इंग्लिश अगर झोपड़पट्टी में पहुंच गया तो वो एरिया के अंदर एक झोपड़पट्टी में पहुंच गया तो पूरी झोपड़पट्टी में उम्मीद जग जाएगी कि हम भी कर सकते हैं। और जिस दिन हम भी कर सकते हैं इस बात को मुस्लिम पकड़ेगा, वो जरूरत से ज्यादा करके बताएगा ये इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। और सबसे बड़ा तो मामला यहां है कि मुश्किल में मुस्लिम ज्यादा खुल जाता है और काम करके बताता है। अगर मक्के में हुजूर के वक्त में हालात साजगार होते तो क्या हम यहां बैठे होते? कैसे हालात हुए? शिद्दत की तकलीफ के हुए, और शिद्दत की तकलीफ की वजह से क्या हुआ? शिद्दत से इस्लाम फैला, और उसका नतीजा क्या हुआ? आज यहां पर हम बैठे हैं 22 करोड़। सवाल यह है कि पीठ फिराना ये मुस्लिमों का काम नहीं है, सामने फेस करना ये मुस्लिमों का काम है। इसका मतलब किसी से अब दुश्मनी करना वगैरह नहीं। माफा माफी भी हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। माफ करना ये भी बहुत ताकत वाले का काम होता है। अरे तो तुरे बोलना ये भी रिएक्शन हो गई, उसने अरे बोलने के बाद में अस्सलाम वालेकुम करके जाना ये जिगर वाले का काम होता है, याद रखना। और ये इस्लाम। और हम चाहते हैं कि उम्मीद जगाने वाला जो आइटम मैंने आपके सामने रखा है, घर घर में उम्मीद जग जाए तो हम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके सामने हम बच्चों को प्रेजेंट कर चुके हैं। गरीब से गरीब घर के ही सारे बच्चों को हमने प्रेजेंट किया है, क्योंकि पैसे वालों के घर के बच्चों को हम कुछ करना भी चाहे तो उनको हमारे से कुछ करवाने का नहीं रहता। मैं अगर कल जाके कलेक्टर को मिलूं और ये कहूं कि बाबा आपके बच्चों को हम जरा कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बोले शाह नहीं, आप घर पे चले जाइए, हम कॉम्पिटेंट हैं, हमारा काम हम करा देंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन एडिशन टू अभी जो साहब ने कहा यहाँ पर, उसके बारे में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं हो सकता। अभी मौलाना बैठे हैं, इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अमल वाले इस्लाम की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। किसने नहीं कहा? दवा के साथ दुआ की जरूरत है। दवा पहले या दुआ बाद में। अगर हो सकता है कि यहाँ के हालात के अंदर ये फॉर्मूला होना चाहिए, और साजगार हालात अगर हैं तो वहां पे पहले दुआ फिर दवा। पर हिंदुस्तान के हालात के अंदर पहली दवा फिर दुआ, और वो दुआ किस तरीके से हो? तालीम से जुड़ी हुई हो। क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्रोसीजर को, पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, प्रोसीजर के तहत चले गए, प्रोसीजर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। क्यों? बिकॉज एजुकेटेड थे। हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर भी हम लोगों को उतना ही जोर देना पड़ेगा। और जो कुछ भी थोड़ी मुझे मालूमात है माइनॉरिटी के एजुकेशनल वगैरह राइट के वगैरह जो भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रोविजन है 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर स्कूल नहीं है तो वहां स्कूल खोलना नहीं। तबीयत खराब, इनकी तबीयत खराब होने के पहले मैं चुप बैठूंगा।
1 किलोमीटर के रेडियस में अगर स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस 1 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल खोले। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट की प्रोविजन है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है और वहां पे स्कूल खोलने की जरूरत है, आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, अपने अपने हाई कोर्ट के अंदर। और मैंने ऐसे 2 रिट पिटिशन फाइल करके पुणे में 2 स्कूल खुलवाए हुए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी देने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? गवर्नमेंट की है। और वो 1 दिन के अंदर ऑर्डर हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ खुद को प्रूव करना है कि 1 किलो, और आप प्रूव कर सकते हैं, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये भी तरीकेकार है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूल खोलना गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में एक थोड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, गवर्नमेंट के ऑफिसरों में से 90% ऑफिसरों को कानून छोड़ के क्या क्या करना सब मालूम है। और कानून क्या है वो छोड़ के उनको बाकी का भी चीज मालूम है, ये मैं कह रहा था। तो हमको कानून सिखाते सिखाते भी फिर भी बाल अभी बचे हुए हैं और भी सिखाने गए। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स, इसके मामले में कभी भी कहां पर भी कोई भी जरूरत है तो मैं इनामदार साहब यहाँ पे हाजिर हैं, अपने जेब के पैसे से उसका मेरा एब्सोल्युटली फुल स्टडी है। और आप लोगों को खुशी होगी कि 1950 के बाद में जो कुछ भी प्रोग्रेस हुआ है उसके तरफ भी हमको तवज्जो देना पड़ेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 1950 के बाद में, भारतीय राज्य घटना के अमल के बाद में, इस मुल्क में सभी कम्युनिटीज का जो प्रोग्रेस हुआ है उसके पहले 5000 साल में नहीं हुआ है। कितने? 5000 साल में। मैं भारतीय लोगों की बात कर रहा हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम जो प्रोग्रेस हुआ है उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह खुद चाहता है, क्या चाहता है? अगर वो कुछ फेवर करता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। अगर गवर्नमेंट ने किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स किसने दिए? कौन से बैकग्राउंड के ऊपर दिए? पार्टीशन के बैकग्राउंड के ऊपर माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 30। बहुत बड़ी चीज उन्होंने भारतीयों को दी हुई है और उसको एनफोर्स करने के लिए हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। तो इस चीज को भी मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ख्याल देना चाहिए। फाइनेंस, जैसा मैंने इसके पहले कहा, फाइनेंस है। फाइनेंस पाने के लिए जो ऑनेस्टी लगती है, ऑनेस्टी से अगर उसको आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं होगी। और मैं खुद अभी ये डिसीजन लेना चाह रहा हूं कि आपने जो स्कीम लाई है ये पूर्ण स्थिति के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथीदार क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अमल करना शुरू करें। क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी बात और जड़ वाली बात, जिसकी वजह से इस चीज को अगर एड्रेस करते हैं तो गरीबी, रोना धोना, इसकी बात भी कम हो जाएगी। यहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, स्कूल की परमिशन लेना खुद को चलाने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, करप्शन बढ़ चुका है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्कूल खोलो लेकिन परमिशन की जरूरत नहीं, कोर्स को चलाओ। वो कोर्स चला सकते हैं, 3री पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, 5वीं पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, SSC पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा और 12th पास होने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और सब्जेक्ट 5 हैं। और खास करके मुस्लिम बच्चों के लिए लैंग्वेज में
अपने को उर्दू की लैंग्वेज ले सकते हैं, पर्शियन ले सकते हैं या अरेबिक ले सकते हैं, तो 2 सब्जेक्ट तो मिल ही गए। और फिर 3 सब्जेक्ट लेने हैं, दूसरे 25 सब्जेक्ट लेने। तो एक हिस्ट्री लीजिए और एक कंप्यूटर लीजिए, कंप्यूटर में सब्जेक्ट दिया है उन्होंने, और एक ज्योग्राफी, ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिए, आप एसएससी और 12 पास हो सकते हैं। आपको शौक लगेगा। आउटसाइड इंडिया जितनी भी मिडिल ईस्ट में इदारे हैं जहाँ पे लखपति करोड़पति यहाँ से गए हुए वहाँ पे पढ़ने वाले जो माँ बाप की वहाँ पर सर्विस करने वाले माँ बाप के बच्चे हैं, वो NIOS के कोर्सेज पास होते आते हैं। वो अनटचेबल कोर्स नहीं है, और अब जो करोड़पति लोगों का भी वही कोर्स है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे वहाँ के सब्जेक्ट ये सिवाय सऊदी अरेबिया के जो भी बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो NIOS के कोर्स के जरिए वो सब करते हैं। 1-2 कम से कम नहीं, ऑलमोस्ट 0 एक्सपेंडिचर, परमिशन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ये वो नहीं, और 12वीं तक आप सीधा उनको पढ़ा सकते हैं। बुक्स घर पोज उसका स्टडी करवाने का और उसके डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए उनको तैयार करने का। इस मामले में भी अगर आपको कोई गाइडेंस की अगर जरूरत वगैरह है तो हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। एक ही रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया का, एक जो हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल, कोई भी जो 10-15 साल से वहां पर है उसको एक सेंटर बोल के परमिशन लेनी पड़ती है, उसको सेंटर बोल के परमिशन लेनी पड़ती है। और इसके पीछे वजह, आपने ये स्कूल के मामले में काम शुरू कर दिया, उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? 25 साल के बाद में भी अगर आज हमारे कैंपस में कोई स्कूल एक स्टूडेंट आता है 25 साल के बाद में, तो भी उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, बर्थ डेट है, नाम है, कब पास हुआ, कब छोड़ के गया, सब चीजें रहती है। तो वो सेंटर, हाई स्कूल जो सेंटर बनता है उसके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास मैडम बैठी हुई हैं, वो मराठी मीडियम से पढ़ रहे, इसके लिए हमारी बातें नहीं समझ में आ रही उनको। नूरजहान मैडम है वो, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी 10,000 मदरसे के बच्चे NIOS से पास कर लिए हैं। हमारे पास सेंटर है, तालियां बजाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते हुए मैंने तालियां बजाने का, फेवर करते हुए मैं बजाने का, ये तालीम देने हमारी ड्यूटी है और वो ड्यूटी की जा रही है और हम सब लोग ड्यूटी करेंगे। कहने का मतलब क्या है, मदरसे के बच्चे हैं इसका मतलब वो SSC 12 पास नहीं होते। मेरा मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, महमूद मदनी साहब ने यहाँ पर हमारे पास कम से कम 350 मौलाना भेजे थे, 100 के 3 कितने, और कोई भी मौलाना 30 साल के नीचे नहीं थे। और आपको शौक लगेगा, 1-1 महीने का ट्रेनिंग था यहाँ पे मेरे कैंपस में, रहना खाना पीना सब फ्री, और ट्रेनिंग दिया गया। और 1 महीने के बाद अच्छा अंग्रेजी बोलकर, कंप्यूटर में एक्सपर्ट होकर यहाँ से 350 मौलाना निकल चुके हैं अपने अपने मदरसे के लिए। और आपको इस बात की भी खुशी होगी, मौलाना क्रिकेट भी खेल के गए, वॉलीबॉल फुटबॉल भी जरा खेल के गए, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है मौलाना के लिए। ये भी एक बात यहाँ पे हमारे पास हमने प्रूव कर दी है कि वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं, कभी हंस सकते हैं, कभी गार्डन में घूम भी सकते हैं वगैरह। हमने नई प्रोसीजर लगा के दे दी है। और ये 1 लाख मदरसे में अगर NIOS के कोर्सेज अगर शुरू हो जाएंगे तो 200 भी बच्चे एक मदरसे में है, बोले तो कितने बच्चे हो गए? 2 करोड़ हो गए। नहीं, इसके लिए 0 जरा इधर उधर नहीं हो, बोल के 2 करोड़ बच्चे अपने पास एक कोर्स पास कर सकते हैं। क्या क्या नहीं है मदरसे में, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। अभी जैसा
साहब ने यहाँ पे आपके सामने बात रखी, समझो एक छोटी सी रूम हमने आपके मदरसे के मेन गेट के बाजू में बनाई। मेन गेट के बाजू में एक छोटी सी रूम, एक लैपटॉप और आपकी एक बुक लेके उनको बिठाया। वहाँ के मदरसे के कोई इंचार्ज जो है, जो भी अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं, उनको बिठा दिया। और वो गांव की बस्ती अगर 2-3 हज़ार की है, आज मौलाना आए गए थे भी नहीं देखते, अगर ये रूम में बैठ के इतने स्कॉलरशिप के इतने जो कुछ भी प्रपोजल है हमारे लोगों ने सबके लिए बना दिए, तो मौलाना जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे सारे लोग बाजू में सड़क जाएंगे, मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है। काम से दूसरों को देने से इज्जत होती है, देने से इज्जत होती है, मांगने से इज्जत नहीं होती। और देने वाले बनना, जैसे भी हालात है उसमें भी देने वाले बनिए, यही तो आपका मैसेज है। इन्हें सब लखपति करोड़पतियों ने देना लेने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि आपकी अगर थोड़ी हैसियत है तो अदा कर दीजिए। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं, ये बदले हुए हालात के अंदर आ रहे हैं, और यही हम लोगों की हिस्ट्री रही है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट हिस्ट्री। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में भी हम इसके पहले जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कसम खाते हुए यहां से हम सब निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करें, क्योंकि आप सब नॉलेजेबल हैं, कमिटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के बाद में, 30 साल के बाद में जो चेंज आएगा, वो चेंज का सहरा किसको रहेगा? इनको रहेगा। और पूना कैंपस में हमारे ये मीटिंग हुई थी, इसका थोड़ा बहुत सहर होता है तो मेरी तरफ भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो नहीं आएगा। अच्छा है कि वो जिम्मेदारी ज्यादा इनकी है और इनके तरफ भी मामला चलते रहेगा। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, आप जो भी प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, रिजल्ट वाला, भाषण वाले तो बहुत सुने हैं, लेकिन रिजल्ट देने वाले प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि अमल वाले इस्लाम की हम लोगों को जरूरत है, अमल वाले जज्बात की हम लोगों को जरूरत है, अमल वाले प्रोग्राम की हम लोगों को जरूरत है। और वो आज के बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर ये होते हैं, कर्नाटक भी साथ में, तो होगा आप जाके मेरे बारे में वहां कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे हमने स्कूल शुरू किया, भाईजान के नाम पे कॉलेज शुरू किया, अम्मीजान के नाम पे एक स्कूल भी शुरू किया है, और भी अगर कुछ करना है तो हम करेंगे। क्योंकि ये सिलसिला तालीम के मैदान में हम जारी रखेंगे। और साथ साथ में जैसा आपने अभी पूरे जोर से सारी डिटेल्स के साथ में बताया, अमल वाले इस्लाम की हमको जरूरत है। और अमल वाला इस्लाम अगर हम आज के बाद में पूरे ताकत के साथ में आगे बढ़ाते हैं, तो इन्होंने जो कहा और आपने जिस मकसद से इस मीटिंग को यहाँ पे बुलाया, ये दोनों में कामयाब हम हो गए ऐसा हम समझते हैं। और उसके बाद में हमको दुआ नहीं भी मिली तो आपके काम की वजह से आपको गारंटीड दुआ मिलेगी, इसकी गारंटी देते हुए मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद।